स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 8 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1 में मैंने आपको 1 से 6 तक क्वेश्चंस करवाए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या है। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर में एक दी गई है और आपसे ये कहा गया है कि इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करें। वर्टिसेस ए बी सी को कहते हैं, किनारों को। ये ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना है इनकी वैल्यूज़। तो इनको हम यहाँ से ग्राफ पेपर में देख लेते हैं कि ये क्या है। अगर आपके पास ये ज़ीरो है, आपको पता है कि ये जो एक आपके पास रियल लाइन होती है, इसमें वैल्यूज़ इस तरफ पे आपके पास पॉजिटिव होती हैं ज़ीरो से, और इस तरफ में नेगेटिव होती हैं। इसी तरह वाई एक्सिस जो होता है, इसमें आपके पास यहाँ से जब वो स्टार्ट होता है वाई, तो ऊपर वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव वाई एक्सिस में होती हैं और नीचे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वाई एक्सिस की। और इस तरफ यहाँ पे भी लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और यहाँ पर एक्स एक्सिस की इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपको ये कोऑर्डिनेट प्लेन याद है तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्टिसेस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ए क्या है, तो यहाँ से आप इनको काउंट करें 1 2 3 4। तो इस तरह ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 बन गया है और y के लिए हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2, तो 2। इस तरह से जो a के वर्टिसेस a के जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 4 2 हैं। इसी तरह आप b को भी फाइंड आउट करें 1 2 3। ये सॉरी बच्चों, ये -4 होगा। यहाँ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें हम, चूँकि नेगेटिव साइड पर थे तो ये -4 होगा। इस तरफ -4 है, जबकि y की वैल्यूज आपके पास प्लस में है तो ये 2 होगा, +2। इस तरफ आपके पास x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव होगा दोनों। तो ये गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x एक्सिस पे 8 है, +8, और y पे इसको ऊपर वाली साइड पे गिन लें 1 2 3 4 5। तो ये b पॉइंट हो गया। और c पॉइंट के लिए हम अगर यहाँ से देखें तो 1 सिर्फ 1 पॉइंट पे है c, तो ये 1 हो गया x एक्सिस पे। और y पे कितना है, ये सारे हम ऊपर वाली साइड पे वर्टिकली गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये y है इसका। तो इस तरह से जो आपके पास पॉइंट्स बन रहे हैं, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमारे जो a है इसके वर्टिसेस 4 और 2 हैं, b के वर्टिसेस 8 और 5 पॉइंट्स हैं इसके, और c वर्टेक्स के पॉइंट 1 और 9 हैं। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द स्लोप ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि ये जो आपने ए बी बी सी और सी ए 3 साइड्स हैं आपके पास, इनके पॉइंट्स आ चुके हैं, इनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो हम इनकी स्लोप स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो लाइन ए बी, यहाँ पर आप देख लें, लाइन ए बी की स्लोप, लाइन बी सी की स्लोप और लाइन सी ए की स्लोप, 3 स्लोप्स फाइंड आउट करनी है। अगर मैं ए और बी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने जा रही हूँ तो मेरे पास ए पॉइंट और बी यूज़ होगा। तो इसको आप उसी तरह से डिवाइड कर लें। ये x1 और y1 है, इसको x2 और y2 कह लें, और इसको अगर हम m1 सपोज करें कि स्लोप कह रहे हैं m1, तो आपके पास फार्मूला y2 - y1, ये वही स्लोप का फार्मूला हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए आपके पास स्लोप आ जाएगी 5 - 2 8 - 4। ये आपके पास 3/8 + 4 आ जाएगी, 3/12। इस तरह से जो आपके पास m1 स्लोप है वो 1/4 है स्टूडेंट्स, ये स्लोप आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखें आपके पास स्लोप ऑफ बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन बी सी, इसको अगर हम m2 लेट कर रहे हैं तो हमारे पास b और c का पॉइंट यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों भी हम यहाँ लिख लेते हैं और इनको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि ये x1 y1 है और x2 y2 है। तो यहाँ पर फार्मूला फिर लिख लें।
इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास 9 माइनस 5 और 1 माइनस 8। तो इस तरह से -4/7 आपकी M2 की स्लोप आ जाएगी। ये आ गई आपके पास। अब हम आगे चलते हैं। ये आपके पास बन रही है स्लोप ऑफ AC। इसको अगर हम M3 कह रहे हैं तो यहाँ पर हम अब A और C के पॉइंट्स लिखेंगे। ये x1 y1 x2 y2, फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये अब आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 2 1 माइनस -4। तो ये आपके पास आ गया 7/5। इस तरह से ये आपके पास M3 स्लोप आ गई। ये तीनों स्लोप्स फाइंड आउट हो गई हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 था, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ इट्स साइड्स, तो हमने सारी स्लोप्स फाइंड आउट कर ली। अब जो थर्ड पार्ट है इसमें ये है फाइंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप अपनी ट्राइंगल देखें जो यहाँ बनी है, इंटीरियर एंगल इसके फाइंड आउट करने हैं। 1 2 3 इंटीरियर एंगल हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मैंने आपको जब एक्सरसाइज करवाई थी तो बताया था कि हमने इंटीरियर एंगल किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो ये कभी भी गलत नहीं होंगे। सबसे पहले तो आप इन तीनों एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज बनाएं। एंटी क्लॉकवाइज ये आपके पास क्या है, देखें आपके पास यहाँ से ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, यहाँ पर यूं एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये डायरेक्शन फॉलो होती है जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये हमने एंगल्स हमने हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने होते हैं। और यहाँ से ये यूं ले, अगर मैं इस तरफ एरो लगाती हूँ तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। आप ये डायरेक्शन अगर सही बना लेंगे तो उसके बाद ये आसान है। अब आपको याद है कि AB को हमने स्लोप 1 कहा है, AB की स्लोप को, BC को स्लोप को हमने M2 लेट किया हुआ है और AC की स्लोप को हमने M3 किया है। और यहाँ पर हम अब एक और चीज़ लेट कर रहे हैं कि अगर A पे एंगल अल्फ़ा बन रहा है, B के ऊपर एंगल बीटा बन रहा है और C के ऊपर गैमा बन रहा है, यानी कि ये एंगल्स के नाम है अल्फ़ा बीटा और गैमा। जैसे थीटा भी आपके पास एक एंगल का नाम होता है, तो यहाँ हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा नाम लिए हैं इनके। अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल अल्फ़ा बिटवीन M1 और M3, तो मैं इसका फार्मूला कैसे लिखूंगी इसको आप देख लें। यहाँ पर अगर मैं रफ सी फिर बना लूँ फिगर के आपके लिए आसानी हो जाए, तो ये आपके पास A था, ये B और ये C। तो यहाँ मैंने आपको बताया ये डायरेक्शन ले लें, इसको अल्फ़ा एंगल का है, इसको हमने बीटा का हुआ है। ये सारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होनी चाहिए। गैमा M1 स्लोप है, M2 है और M3 स्लोप है। तो अगर मैं एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करने जा रही हूँ, इंटीरियर एंगल आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है थर्ड पार्ट में, तो इंटीरियर एंगल हमारे पास यहाँ 3 बन रहे हैं। तो ये होगा tan अल्फ़ा, फार्मूला जो tan थीटा का था। अब अल्फ़ा एंगल है बिटवीन M1 और M2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन M1 एंड M3। M1 और M3 के दरमियान जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा है इन दोनों लाइंस के दरमियान। और उसको हम कैसे लेंगे, ये आप याद रखेंगे कि जहाँ पर आपका एरो है उसको आपने पहले लिखना है, M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M3। तो यहाँ से मैं आपको स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर मैं इसको M1 माइनस M3 लिखूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमारा आंसर भी सही नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल की लेनी है, यहाँ पर डायरेक्शन लेनी है। उसके बाद आप अगर दो स्लोप्स के दरमियान एंगल ले रहे हैं तो जो इसके हेड वाली साइड पे, एरो वाली साइड पे स्लोप पड़ी होगी वो पहले आएगी, M3 माइनस M1। तो बस यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ डाल लेते हैं। जैसे ये आपके पास M1 स्लोप है 1/4, इसको लिख लेते हैं। M2 आपके पास थी -4/7 और M3 थी 7/5। तो यहाँ वैल्यूज़ डालें, M3 7/5 माइनस M1 जो है वो 1/4 है, 1 प्लस 1/4 और 7/5। तो
अब जो है इसको सॉल्व कर लें आप। यहाँ पर साइड पे कर लेते हैं 5। ये आपको पता है एलसीएम से सॉल्व होगी और हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो इधर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये आएगा। और यहाँ से आपके पास 20, और अगर ये माइनस कर दें तो 23। इसका मतलब ऊपर वाले सारे को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 23/20, और होल डिवाइडेड बाय, इसको भी देख लेते हैं 1 प्लस ये 7 1 7 ओवर 4 5 से ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 20। तो यहाँ एलसीएम अगर आपने लेना है तो हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 20 से, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 7/20, तो ये आपके पास आ जाएगा 27। तो 27/20, अब आपको पता है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ से 23/27 tan अल्फ़ा है। तो अब आपने जैसा कि एंगल अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो हम इसको स्टूडेंट्स ले लेंगे tan इनवर्स, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो tan इनवर्स 23/27, और जब आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको देखते हैं क्या आ रही है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ रही है 40 डिग्री। तो ये आपका पहला इंटीरियर एंगल आ गया है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं tan बीटा। यहाँ हमने लिखना था एंगल बिटवीन। अब आप अपनी फिगर के ऊपर आएँ तो 12 देखें हमें क्या निकालना है, बीटा एंगल बिटवीन M1 एंड M2। तो ये M1 एंड M2 है, ये आपने निकालना है एंगल। तो ये फार्मूला लिख लेते हैं इसका, tan बीटा आपके पास किसके इक्वल होगा। अब आपने इन दोनों में भी देखना है, तो फिगर से ही पता चलेगा। एरो का निशान जो है वो M1 की तरफ है, तो ये M1 माइनस M2 होगा, ये आपने याद रखना है। M2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। तो स्लोप्स डालते हैं, M1 1/4 थी और M2 जो थी वो -4/7। इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस 4/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और 4/28। तो इनको साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। जैसे इसका आपने भी एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर हमने इसका सेम करना है। ये आपके पास 23 है, तो इस तरह से ये 23/28 डिवाइडेड बाय, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस 4/28 था, तो इस तरफ आपने 28 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 28 में से 4 निकालते हैं 24। तो ये आपके पास 24/28 आ रहा है। इस तरह ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देख लें, ये 28 से कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास वैल्यू रह जाएगी 23/24, और हम फाइंड आउट कर रहे थे tan एंगल बीटा। तो बीटा फिर आपके पास क्या हुआ, tan इनवर्स 23/24। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। बीटा आपके पास 44 डिग्री आ रहा है। अब हमने थर्ड एंगल निकालना है, तो फॉर गैमा आपने जो एंगल निकालना है, इसके लिए आप यूँ कर लें कि आप सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 कर लें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप इसको भी इसी मेथड से निकालते हैं, tan वाले मेथड से, तो वो भी ठीक है और ये मेथड भी ठीक है। तो आप यूँ भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों एंगल किसी भी ट्राइंगल के 180 के इक्वल होते हैं। अल्फ़ा हमारे पास आ चुका है, हम अल्फ़ा की वैल्यू डालते हैं। अल्फ़ा हमारे पास था 40, बीटा हमारे पास आ गया 44, और गैमा हमने फाइंड आउट करना है। अब आपने गैमा फाइंड आउट करना है, तो इसको सेपरेट कर ले, बाकी वैल्यूज़ उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगी, और इस तरह से ये आपके पास 96 डिग्री एंगल आ जाएगा, जो कि गैमा है। और ये हमने इसका थर्ड पार्ट फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन का।
क्वेश्चन नंबर 7 का अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 2 पॉइंट्स पी क्यू लाई ऑन अ लाइन, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ पी क्यू। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास एक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 8, एक लाइन आपको दी गई है और कहा गया है कि एक पी पॉइंट है उसका, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे आपको क्यू पॉइंट दिया गया है जो कि ये है, कोई लाइन है पी क्यू और उसके ये कोऑर्डिनेट्स और 2 पॉइंट्स हैं। आपने फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पॉइंट में है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, और उसका नेम भी वो खुद बता रहा है, एम नाम है उसका, यानी कि यहाँ है वो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करें। तो मिड पॉइंट आपके पास क्या होता है, आपको इसका फार्मूला याद होगा। मिड पॉइंट में हम, जैसे ये मिड पॉइंट एम है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको x1, इसको y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2 और y2 कह रहे हैं, तो ये दो जो पॉइंट हैं इनका मिड पॉइंट, सेंटर में जो पॉइंट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप इसका पहला पॉइंट ले लें x1, इसका पहला पॉइंट ले लें जिसको हमने x2 कहा, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमने ये निकाला, और सेकंड y को ऐड करने से आएगा। इसी तरह ये x1 हो गया 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 8 और 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्टूडेंट 6 हो गया, और 3 - 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो इस तरह से जो आपका एम पॉइंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट था फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो आ चुका है, ये है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये जो आपसे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट एम ऑफ पी क्यू, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ पी एम। अब आप इस लाइन को एक दफ़ा अगर देखें तो आपके पास ये पॉइंट P जो है वो आ गया है, 6 और 1 है। स्लोप आपसे PM की पूछी जा रही है, ये स्लोप, अगर मैं इसको M1 लूँ तो ये स्लोप आपसे पूछी जा रही है, P और M की स्लोप। P और M की स्लोप का मतलब ये है कि P पॉइंट यूज़ करें और M यूज़ करें। अब अगर हम इसको यूँ करें कि हमारे पास फिर आप लिख लें ये P है, ये Q है, और यहाँ अगर M था तो जो P के पॉइंट्स हैं वो आपके पास ये थे, और M का आपने ये लिया है, तो स्लोप मुझे इसकी निकालनी है, इस लाइन की। तो हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन PM इज़ इक्वल्स टू M1। लेट्स सपोज ये M1 है, तो फार्मूला आपके पास वही होगा कि हम इन दोनों के पॉइंट्स यूज़ करेंगे। इसको अगर x1 और y1 कह लें अब हम, और इसको हम x2 और y2 कह लें इसके पॉइंट्स को, तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हमने स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो y2 क्या हो गया, 1 - 1 और 6 - 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 और 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपके पास M1 स्लोप जो कि PM की बन रही है वो 1 है। तो ये आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, स्लोप ऑफ PM आ गया। थर्ड पार्ट है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू PQ थ्रू दिस। अब आपने थर्ड पार्ट में देखना है कि क्या कहा गया है, तो साथ ही हम इसकी लाइन फिर बनाएंगे। आपके पास PQ एक लाइन है, और ये कहा गया द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू PQ। इस PQ के पैरेलल कोई यहाँ पर लाइन है, लेट्स सपोज उसको हम L कह लेते हैं। तो ये लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ये पॉइंट इसी लाइन का है, इसका नहीं है। तो P आप पॉइंट्स लिख लें, ये आपको गिवन थे, ये हमने लिख लिए दोनों पॉइंट्स। तो ये लाइन आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये आपने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है बेसिकली, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसका फार्मूला एक ही होता है, मैंने आपको बताया पहले भी कि हम हर जगह यही फार्मूला यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही हम इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं फार्मूला।
ये इक्वेशन का फार्मूला होगा, एल का हम फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि जिस इक्वेशन को हम फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, जिस लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं, उसमें हमारे पास दो जो हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि उसका पॉइंट हमारे पास होना चाहिए, दूसरी उसकी हमारे पास स्लोप होनी चाहिए। तो स्लोप इस इक्वेशन इस लाइन की नहीं है, जबकि पॉइंट हमारे पास गिवन है, ये आपको गिवन है, स्लोप मिसिंग है। तो स्लोप के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि वो इसके पैरेलल है। अगर इनकी स्लोप को मैं लेट्स सपोज हम m1 कह चुके हैं, तो इसको आप m2 कह लें। चलिए, इसकी स्लोप अगर m2 है तो वो स्लोप इसकी स्लोप के इक्वल होगी। अगर आप इसकी स्लोप को m3 कह रहे हैं तो m2 m3 के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो हम सबसे पहले फिर m2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट्स कि हमने ये स्लोप पहले फाइंड आउट नहीं की, पहले हमने पी एम की स्लोप फाइंड आउट की थी। अब पी क्यू की स्लोप है वो m2 है, और उसका फार्मूला अगर ये है, जैसे अब आप इसको x1 और y1 कह रहे हैं, तो ये इसको x2 और y2 कह लें। तो स्लोप आपके पास क्या बनेगी इसकी, 3 माइनस ये और 8 माइनस 4, तो ये 3 + 1 और 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये इसकी भी स्लोप 1 आ गई। अगर m2 1 है तो आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपके पास क्या था, बोथ लाइन्स आर पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि m2 = m3 होगी, यानी कि इसकी जो स्लोप होगी इस लाइन की वो इसके इक्वल होगी। तो फिर इसीलिए हमारे पास m3 1 आ गया। अब आपके पास स्लोप भी आ गई है इस लाइन की, जो आपने फाइंड आउट करनी है, और इसका पॉइंट गिवन है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप ऐसे कर लें कि ये इक्वेशन हम दोबारा लिख लेते हैं। इस इक्वेशन में आपके पास क्या था कि इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = ये, इसको आप कह सकते हैं पासिंग थ्रू किस पॉइंट से पास हो रही है, -2 2 से, हैविंग स्लोप उसकी क्या थी, m3 जो कि 1 है। तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये अगर आपका x1 और y1 पॉइंट है तो इस लाइन के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। y1 स्लोप आपकी 1 है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब मैंने आपको बताया था x को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, जब भी लाइन निकालनी हो तो इसको इधर ही रखना है, इसको उधर ले जाएं, तो +2 +2 हो जाएगा, x - y +4, और आप कह सकते हैं x - 4 प्लस ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है 4th पार्ट में कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पर भी आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, लेकिन किस टाइप की इक्वेशन लाइन होगी, परपेंडिकुलर टू पी क्यू से अब परपेंडिकुलर है वो लाइन थ्रू दिस, और इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो इसको भी आप थोड़ा सा अगर आप इसकी डायग्राम बना लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे पी क्यू एक लाइन थी, पहले हमने जो ऊपर वाले पार्ट में फाइंड आउट किया वो इसके पैरेलल लाइन थी। अब परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर ऐसे होती है, तो इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अगर हम आप इस इक्वेशन को इस लाइन को देखें तो इसका एक पॉइंट भी हमें गिवन है, और ये पॉइंट क्या है, आपको ये पॉइंट गिवन है। तो ये भी बहुत आसान हो गया कि अगर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो पॉइंट होना चाहिए और स्लोप होनी चाहिए। तो स्लोप आपके पास नहीं है, इसकी स्लोप मौजूद है, तो इसकी स्लोप को हम m2 कह रहे हैं जो कि 1 है, और अगर हम इस रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को m3 कह दें तो m3 आपके पास क्या होगी, या चले हमने m3 पीछे यूज़ कर लिया, इसको हम m4 कह देते हैं। m4 स्लोप आपके पास एक नई स्लोप होगी परपेंडिकुलर लाइन की, और वो क्या होगी, इन दोनों लाइन की परपेंडिकुलर हैं, तो वो कंडीशन यूज़ करके हम स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये लिखें कि रिक्वायर्ड लाइन हैव स्लोप
उसकी स्लोप को अगर हम m4 कह रहे हैं तो ये m4 -1/m2 होगी, क्योंकि ये आपको याद है कि जब भी किसी ऐसी लाइन की स्लोप हमने फाइंड आउट करनी हो जिसकी स्लोप नहीं है लेकिन वो किसी ऐसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप आपको गिवन है, तो उसको माइनस के साथ उल्टा करने से इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाती है। आपने सिर्फ नीचे वाली लाइन की, यानी कि जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उसको माइनस के साथ उल्टा करना पड़ेगा। माइनस ये है, इसको उल्टा करने से 1/1 है तो 1/1 ही रहेगा, तो इसका मतलब है ये -1 आ जाएगी। ये स्लोप आ गई है और रिक्वायर्ड लाइन जो है इसका पॉइंट आपके पास क्या है, ये आपको के पास ये पॉइंट गिवन है। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी ये अभी हमने लिखी थी, ये वही यूज़ होगी, y - y1 = m x - x1। तो स्लोप आपके पास जो है वो m4 है और जो पॉइंट है, पॉइंट आपके पास ये था, तो इसको आप x1 और y1 कह रहे और आप सब्स्टिट्यूशन करें तो इक्वेशन आ जाएगी। जैसे y1 ये 2, इसको हम -1 ले चुके हैं और ये यूँ आ जाएगा, तो ये y - 2 ये आ जाएगा -1x + 2, y - 2 = -x, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, -x और -2, माइनस साइन जहाँ भी बाहर होता है ब्रैकेट में अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देता है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगी यूँ है। तो इसको आप देखें कि x को पॉजिटिव रखना है। मैंने आपको भी बताया था कि जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो x पॉजिटिव होना चाहिए। इसको इस तरफ मूव करवा लेते हैं दोनों को, तो ये प्लस में हो गया, ये ऑलरेडी प्लस में था और ये इस तरफ आके प्लस में होगा, तो -2 + 2, इस तरह से x + y ये 0 हो जाएगा और ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 points A, B lies on a line, find length of AB। तो एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हैं ए बी, आपको लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम पहला पार्ट कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट, अब आपके पास एक लाइन है और उसके पॉइंट्स हैं ए और बी पॉइंट है 4, 6, ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो आपने फाइंड आउट करनी है लेंथ डिस्टेंस, लेंथ हो या डिस्टेंस हो एक ही बात है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो आपको याद है कि डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का, तो उसको हम d ऑफ a b भी लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, और फार्मूला आपके पास होता है x1 - x2 का स्क्वायर लिख लें या x2 - x1 लिख लें, एक ही बात होती है, प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये अगर हम इन पॉइंट्स को x1 y1 इसको x2 y2 ले रहे हैं तो ये आपके पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखें x1 2 -4 का स्क्वायर प्लस -2 -6 का स्क्वायर। तो ये आपके पास यहाँ से -2 का स्क्वायर प्लस ये 6 और -8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 + 64 रूट, और इसको आप लिख सकते हैं 68। तो इस तरह आपके पास जो लेंथ आ गई है वो 68 यूनिट्स है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट। इसमें है स्लोप ऑफ बी ए। स्लोप ऑफ बी ए हो या ए बी, स्टूडेंट्स एक ही बात होती है, इसको ए बी आप लिख लें बेशक, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्लोप ऑफ ए बी या बी ए हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप, सेकेंड पार्ट में स्लोप ऑफ ए बी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने स्लोप 2 पॉइंट्स के दरम्यान लिखनी है तो पहले आप उनके पॉइंट्स यहाँ लिख लें पास, ताकि आपको आसानी हो जाए।
और फिर आप उन्हें लेट कर लें। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप का हमेशा यही फार्मूला होगा। आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दें तो y2 6 -2 और 4 -2, तो ये आ जाएगा 6 + 2 और 2। इस तरह से ये 8 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आपके पास 4 आ रही है। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्टूडेंट्स आपके पास 4 आ गई है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3, वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन द लाइन ए बी इज। अब आपको वैल्यू ऑफ इन कांस्टेंट की जो कि 7 वेरिएबल कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं, एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, ये फाइंड आउट करने हैं क्या होंगे अगर आपकी लाइन ए बी ये वाली फॉर्म ले ले, ये उसकी फॉर्म आ जाए। तो आपने बताना है कि इसमें हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या होगी। ये वैसे तो क्वेश्चन आपके पास 2 मेथड से हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक ही मेथड डिस्कस कर रही हूँ और ये मुझे लगा कि ये ज़्यादा सिंपल है, तो आप भी कोशिश करें इसको इसी से कर लें। ए आपके पास है, बी फाइंड आउट करना है ए बी, और इक्वेशन जो है आपके पास वो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी की जो इक्वेशन है वो भी हम इजीली 2 पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आपको पीछे एक लाइन दी हुई है ए और बी क्वेश्चन के स्टार्ट में, जिसमें कहा गया कि ए के ये पॉइंट्स हैं और बी के ये हैं। हमने किसी जगह इनकी इक्वेशन फाइंड आउट नहीं की। आप इजीली इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप डालें, यानी कि अगर आपके पास ये फार्मूला होता है ना इक्वेशन फाइंड आउट करने का, तो इसके अंदर आप स्लोप डालें और इन दोनों में से कोई एक पॉइंट डालें, सिंप्लीफाई करें, एक इक्वेशन आ जाएगी, उसको इसके साथ कंपेयर करें, ए बी आ जाएगा। वो मेथड भी ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको एक और मेथड से बता रही हूँ, और वो ये कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अगर ये है तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी, ये आप एक दफ़ा रिकॉल कर लें कि आपके पास जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो ये होती है, और हम हमेशा कहते हैं कि इसके अंदर जो स्लोप है वो क्या होगी, स्लोप आपके पास होती है -a/b, यानी कि x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, ये स्लोप होती है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग में यहाँ से अगर स्लोप लिखूँ तो -a/b ही बन रही है। लेकिन हमें पता है बट फ्रॉम पार्ट, इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में आप स्लोप फाइंड आउट कर चुके हैं, इसीलिए मैंने लिखा है बट फ्रॉम पार्ट 2 स्लोप ऑफ ए बी, आप फाइंड कर चुके हैं ए बी की स्लोप। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे यहाँ पे हमने किया था पार्ट 2 में, हम स्लोप ऑफ ए बी दोनों को यूज़ करके निकाल चुके हैं। 4 है स्लोप, तो वो यहाँ हम यूज़ करेंगे। ये तो 4 थी, हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो फिर हम ये करेंगे, ये भी ए बी की स्लोप, ये भी ए बी की स्लोप, तो आप इनको कंपेयर कर लें। आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ये अगर 1 है 2 है तो आप लिखें बाय 1 एंड 2, तो ये बोथ स्लोप्स आर इक्वल। ये आ गया। अब आपने ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये माइनस है, तो इधर भी एक माइनस होना चाहिए इनको कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और एक माइनस से, इसके नीचे आपको पता है स्टूडेंट्स 1 है, तो 1 को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से आपके पास ये -a/b इज इक्वल टू -4/-1 बन रहा है। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह आपका a/b हो जाएगा 4/-1, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू आपके पास 4 आ रही है और b की वैल्यू -1 आ रही है। तो इस तरह से हम इनके ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। a और b आ गया आपके पास। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 4। इसमें क्या है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी पासिंग थ्रू 0, 3। अब एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है लाइन की जो कि ए बी के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है। तो ये भी बहुत आसान सा है। देखें, अभी हमने पिछले पार्ट में भी किया था कि अगर एक लाइन यहाँ है ए बी है, तो इसी के पैरेलल एक लाइन पड़ी है यहाँ पर
इसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो जिस लाइन की, स्टूडेंट्स मैं बार बार बताती हूँ, जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन के ऊपर एक तो आपके पास पॉइंट होना चाहिए और दूसरा उसी लाइन की स्लोप भी होनी चाहिए। तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट तो है, ऑफ कोर्स आपको 4 पार्ट में पॉइंट दिया हुआ है जो कि 0, 3 है। वो जहाँ पर भी कहीं है हमने यहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर लिया है कि यहाँ है, लेट्स सपोज। और अब इसकी रह गई स्लोप, तो स्लोप हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कहा गया कि इसके पैरेलल है और इसकी स्लोप आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपके पास जो स्लोप ऑफ ए भी होगी वो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो चले हम आप नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले तो हम स्लोप लिख लेते हैं। एज बाय गिवन कंडीशन हमें क्या थी कि बोथ लाइंस आर पैरेलल। यही दोनों क्या थी, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो स्लोप ऑफ ए बी जो होगी वही आपके पास स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। तो फिर आपके पास स्लोप क्या हुई, इसकी 4 है। तो इसका मतलब कि अगर आप रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप को m1 कहते हैं, लेट्स सपोज, तो आपके पास m1 आ गई है 4। अब आपके पास इस लाइन की स्लोप यानी कि m1 भी आ गई है, पॉइंट भी आ गया, तो इसको हम फार्मूले में डाल लेते हैं। जैसे कि आपके पास पॉइंट स्लोप जो है वो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये बेशक आप आगे ना लिखें, मैंने वैसे आपको बताया कि इस इक्वेशन का नाम होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे स्लोप भी आ गई है जो कि m1 है और पॉइंट भी आ चुका है, तो हम डाल लेते हैं। ये देखें, आप एक दफ़ा लिख लें, m1 अभी हमने 4 निकाला है और जो पॉइंट हमें गिवन था वो 0 और 3 था। तो इस तरह से इसको आप x1 और इसको y1 कह सकते हैं। तो यहाँ इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। -3 इज इक्वल्स टू स्लोप आपके पास 4 है तो x माइनस 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इनको उस तरफ मूव करवाएंगे क्योंकि पॉजिटिव x रखना होता है। ये यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, और ये, और आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इक्वल टू 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ, 2 पॉइंट्स गिवन है, इनके मिड पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा इसकी डायग्राम बनाते हैं कि हमें क्या गिवन है, फिर आपको समझ आएगा कि फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले देखें, आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एक पॉइंट हमें ए गिवन है, यहाँ नाम नहीं दिए हुए तो हम खुद ही लेट कर लेते हैं। ए है, दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 0। तो सबसे पहले आप एक लाइन ले रहे हैं जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, ये ए और बी, तो इनका मिड पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है। पहले हिस्से में तो ये कहा गया कि मिड पॉइंट हम इसका फाइंड आउट कर लें। तो ये आपके पास 4, 4 था और ये 8, 0 था। अभी हमने देखा था मिड पॉइंट क्या होता है, तो इसको फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, अगर मैं इसको x1 y1 कह रही हूँ और इसको x2 y2 कह रही हूँ, तो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, पहले वाले दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो m का पहला पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले को y1 प्लस y2 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो m का सेकंड पॉइंट आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं, 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से m के जो आपके पास पॉइंट आ रहे हैं वो 8 और 4, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 है, और 4 डिवाइडेड बाई 2 2 है। तो ये आपके पास इसका मिड पॉइंट आ गया, यानी कि हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया है। आगे देखते हैं क्या था। आगे आपको ये कहा गया द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, हमने एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो पास कर रही है मिड पॉइंट से।
तो मिड पॉइंट के अंदर से गुजर रही है। देखें पहले यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर ये लाइन ए बी है आपके पास और ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमें अभी कुछ नहीं बताया गया कि मिड पॉइंट से किस तरह की लाइन पास हो रही है, परपेंडिकुलर है या इस तरह है। वो तो किसी जगह से भी पास कर सकती है, इस तरह से जरूरी तो नहीं है परपेंडिकुलर है। तो वो लाइन को किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि वो मिड पॉइंट से पास हो रही है। एक तो आप इस चीज़ को समझ लें। अब यहाँ से जो इक्वेशन भी हम लेंगे, जो लाइन भी लेंगे, वो हमने अगर एल ली है तो वो हमने फाइंड आउट करनी है उसकी इक्वेशन। तो क्वेश्चन ये है कि एक लाइन पास कर रही है इन दोनों के मिड पॉइंट में से और पैरेलल टू दी लाइन है, एक लाइन के पैरेलल है, हैविंग स्लोप 2/5। तो पहले आप इसको समझ लें, फिर हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। वो लाइन जैसे लेट सपोज मैंने ये ले ली, हमें ये तो पता नहीं था कि किस डायरेक्शन से गुजर रही है, ना परपेंडिकुलर का दी है कंडीशन ना कुछ। तो अगर मैं ये लाइन ले रही हूँ तो वो यहाँ पर पड़ी हुई एक और लाइन पड़ी है, उसके पैरेलल है। वो ये कह रहा है कि इसके पैरेलल है और इसकी स्लोप लेट सपोज इस लाइन की स्लोप m1 ली है अगर हमने, तो ये स्लोप आपको गिवन है 2/5। ये आपको गिवन है और ये लाइन आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप अपने क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा पीछे से रिकॉल कर लें। मैंने आपको बताई थी ये बात कि जब भी आपको कोई लाइन, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास उसकी स्लोप होनी चाहिए और आपके पास उसका पॉइंट होना चाहिए। तो अब ये बड़ा आसान हो गया कि मुझे अगर ये लाइन फाइंड आउट करनी है तो इसका पॉइंट होना चाहिए, और पॉइंट तो है, पॉइंट के बारे में तो ये इन्फॉर्मेशन है कि वो मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो चलें ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पॉइंट है जो कि मिड पॉइंट है उसका, ये आ गया। अब उसकी स्लोप क्या होगी, तो स्लोप ऑफ एल, ये लाइन है, अगर रिक्वायर्ड लाइन आपकी एल है, यहाँ आप थोड़ा सा बेशक लिख लें कि लेट रिक्वायर्ड लाइन बी एल, अगर फर्ज करें वो एल है, तो एल का पॉइंट आपके पास आ गया है मिड पॉइंट, और उसकी स्लोप क्या होगी, उसकी स्लोप को मैं किसके इक्वल लूँगी, इस m1 के इक्वल लूँगी क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो वो आपके पास स्लोप आ जाएगी m1 के, जो कि 2/5 है। तो होपफुली आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि इस लाइन की स्लोप मेरे पास नहीं थी और मैंने स्लोप फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल लाइन की स्लोप ले ली, जो कि दोनों आपस में सेम होती हैं। तो इस तरह से ये आपके पास स्लोप भी आ गई, पॉइंट भी आ गया। अब आप इसको इक्वेशन में पुट कर लें। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो जिस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसका पॉइंट भी है हमारे पास और स्लोप भी है। स्लोप हमने उसकी निकाल ली है जो कि एक पैरेलल लाइन के इक्वल हमने ली है और वो थी 2/5। तो ये आपके पास स्लोप थी और जो पॉइंट था उसका, ये हमें मिड पॉइंट हमने लिया था। तो इसको आप लिख लें बेशक कि ये मिड पॉइंट था बेसिकली, और मिड पॉइंट आपने क्या फाइंड आउट किया था, मिड पॉइंट था हमारे पास 6 और 2। तो चलें इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर लें। अब ये पॉइंट अगर आपके पास x1 और y1 है तो 2 इज इक्वल टू स्लोप 2/5। तो बस हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ये 5 आपके पास उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव है तो इन वैल्यूज़ को इस तरफ मूव करवा लेते हैं, +10। रिक्वायर्ड लाइन। यहाँ एक बात मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूँ, मैं इक्वेशन ऐसे लिखती हूँ और फिर इसको ऐसे लिख देती हूँ। तो ये आपने याद रखना कि जब एक तरफ ज़ीरो हो इक्वेशन के तो आप उसको उल्टा कर देंगे तो कुछ साइन पे चेंज नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी ग्राफ के ऊपर दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। लाइंस OC एंड AB आर शोन इन द ग्राफ
फाइंड फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ओ सी एंड ए बी। देखें आपको यहाँ ग्राफ के ऊपर दो लाइंस दी गई हैं ओ सी एंड ए बी। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, पॉइंट पूछे जा रहे हैं कि इनके पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट ऑफ, तो ये एंड पॉइंट ओ सी ए बी, ये इनके 4 पॉइंट्स हैं जो हमने बताने हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ओरिजिन है यहाँ, तो ये दोनों ही जीरो हो गए, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। और ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमने अभी भी पीछे देखा था, फिर इसको रिकॉल कर लें। जो भी आपका यहाँ राइट साइड पे एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस है, और जो लेफ्ट साइड पे होंगी वो नेगेटिव वैल्यू हैं एक्स एक्सिस की इस तरफ। इसी तरह वाई की ऊपर वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी और वाई की नीचे वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी। तो इनको माइंड में रखते हुए हमने इनको काउंट करना है। जैसे अब मैं बी पॉइंट निकालने लगी तो आप इसको काउंट कर लें, ये कितने ये बॉक्सेस हैं या क्यूब्स से जो आपको नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 पे आपका बी आ रहा था। तो 5x है और y पे कितना है, यहीं से ऊपर जाना होगा, 1 2 1 2 है, तो ये 5 2 आ गया। ये अब इसका पॉइंट हमने देखना है, तो आप देखें सी तक हमने आना है, 1 2 3 4 5 ये भी आपके पास 5 है, यहाँ पर आ रहा है 5 है x का पॉइंट, और y के लिए यहाँ से ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास c का पॉइंट भी आ गया। अब इसी तरह से हम ये फाइंड आउट करते हैं, तो हम अब नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, 1 2 3 3, तो ये x के ऊपर नेगेटिव वैल्यू, जबकि y की ये पॉजिटिव ही रहेगी। 3 से आपने ऊपर जाना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं। तो ये हम अब इनको यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ये अब हमें आगे ज़रूरत पड़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओ के पॉइंट्स हमने ये निकाला है, ए का पॉइंट आप लिख लें -3 5, बी हमने 5 2, और सी हमने 5 6 फाइंड आउट किया। तो ये आपका पहला 11 नंबर क्वेश्चन का पार्ट था कि आपके पास ये पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 2, स्लोप्स ऑफ बोथ लाइंस। तो आपने इन दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो बोथ ऑफ लाइंस का मतलब है कि ओ सी की स्लोप फाइंड आउट करें। तो जब मैं ओ सी की स्लोप फाइंड आउट करूँगी तो ज़ाहिर है ओ और सी को यूज़ करूँगी, और इसी तरह जब स्लोप ऑफ ए भी यूज़ होगी तो ए बी पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये दो स्लोप्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे सेकेंड पार्ट है, लेट कर लें स्लोप ऑफ लाइन ओ सी, इसको हम अगर M1 कह रहे हैं तो ये क्या होगी, यहाँ पे आप अपने और पॉइंट लिख लें और सी पॉइंट भी लिख लें। तो ये आपके पास आ गया, जैसे ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो आपके पास फार्मूला बनेगा, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, 6 - 0 5 - 0, तो 6/5। तो ये आपके पास M1 स्लोप आ गई 6/5, एक स्लोप आ गई। दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB, तो ये भी हमने लेट की हुई है कि अगर M2 है तो M2 क्या होगी। सबसे पहले हम अपना A पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास A पॉइंट था -3 5 और B पॉइंट था हमारे पास 5 और 2। तो इसको आप x2 y2 कह लें और इसको x1 y1 कह लें। तो हमारे पास यहाँ फार्मूला आएगा ये। तो इसमें वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा y2 - y1 x2 - x1। तो ये -3/5 + 8 है, -3 13। तो ये आपके पास M2 स्लोप आ गई है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अभी अगला पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ स्टूडेंट्स आप थोड़ा ठीक कर लें, ये 5 + 3 था, सॉरी 3, और ये आपके पास -3/8 स्लोप बनती है। ये आपके पास स्लोप आ गई।
नेक्स्ट है फर्स्ट पार्ट हो गया स्लोप ऑफ द बोथ लाइन, सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट इक्वेशन ऑफ द बोथ लाइंस। अब आपने इन दोनों लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो फिर देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस है। तो आपने ये याद रखना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक आपके पास ओ सी लाइन है, एक आपके पास ऐसे ए बी बनी हुई है। तो यहाँ पर आपने मैंने थोड़ी उल्टी बना दी है, लेकिन यहाँ इसको चलें ओ सी कर लें और ये ए बी कर लें यूँ। ये आपने दो इक्वेशन, अब इनकी हमने इक्वेशंस भी फाइंड आउट करनी है। तो फिर उसी बात को रिकॉल करें जो मैंने आपको बताई थी कि इक्वेशन, जब भी किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट हमारी होती है दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। एक तो स्लोप होनी चाहिए उस लाइन की जिसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और दूसरा हमारे पास कोई पॉइंट होना चाहिए उसके लिए। तो हमारे पास इन दोनों लाइंस की अगर आप देखें तो स्लोप्स भी हैं और पॉइंट्स भी मौजूद हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ओ सी। अगर हम ओ सी की लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो पहले आप ओ के पॉइंट लिख दें। ये आपके पास ओ के पॉइंट थे और सी के पॉइंट्स थे आपके पास 5 और 6। तो स्लोप लिख लें पहले, स्लोप ऑफ लाइन ओ सी, जो कि हमने अभी भी पीछे फाइंड आउट की है। तो स्लोप ऑफ लाइन ओ सी क्या है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ओ सी थी हमारे पास 6/5। तो ये लिख लेते हैं 6/5। और पॉइंट के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर किसी लाइन के ऊपर एक के बजाय दो पॉइंट दिए हैं, जैसे ये अभी हम फाइंड आउट करें, इसके ऊपर एक के बजाय दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला पॉइंट यूज़ कर लूँ 0 0 वाला, तो भी आंसर सेम होगा, ये कर लूँ तो भी सेम होगा। तो यहाँ आप इसको लिख लें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, ओ सी। वो आपके पास है y-y1 m x-x1। तो यहाँ वैल्यूज़ डाल लेते हैं। ये y-0, स्लोप आपके पास 6/5 है, x-0। तो ये 5 उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 5y आ जाएगा, 0 तो वैसे ही ख़त्म हो गया, और 6x। तो इस तरह से आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इसकी, वो आपके पास होगी, इसको उधर मूव करवा लें, 0 6x - 5y। और आप इसको कह सकते हैं कि आपकी रिक्वायर्ड लाइन जो है वो ये है। तो ये तो स्टूडेंट्स एक लाइन फाइंड आउट होगी। अब हम सेकंड इक्वेशन यानी ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, और ए बी पॉइंट भी है आपके पास और स्लोप भी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या क्या इंफॉर्मेशन है। ए पॉइंट है हमारे पास, तो हम इसका ए पॉइंट लिख लेते हैं। ए है -3 5 और बी भी आप लिख लें 5 2। तो स्लोप ऑफ ए बी, ये भी हमने सेकेंड पार्ट में फाइंड आउट की थी, जो कि -3/8 थी। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं फ्रॉम टू पार्ट में हमने ये फाइंड आउट किया, वहाँ से ली है। तो पॉइंट आपको अभी बताया मैंने, जो मर्जी ले लें। जैसे ये वाला अगर मैं ले रही हूँ तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, वो आपके पास है y-y1 m x-x1। पॉइंट भी आ गया है। किसी भी इक्वेशन को फिर रिपीट करें, किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास उसकी स्लोप और पॉइंट होना चाहिए। तो हमारे पास इसकी दोनों चीज़ें आ चुकी हुई हैं। तो हम इसको y1 - 5 = स्लोप -3/8 x माइनस, तो बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ये 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस तरफ आके दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये -3 यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये नेगेटिव है तो इसको इधर मूव करवा लें। मैंने आपको बताया था x को हम पॉजिटिव रखते हैं। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके इक्वेशन जो बन रही है, ये आपके पास
सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसका फोर्थ पार्ट की इक्वेशन ऑफ बोथ लाइंस हमने फाइंड आउट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइंस। तो जो आपने थर्ड पार्ट में दो इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं इन दोनों लाइंस की, अब इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था, जैसे अभी हम फोर्थ पार्ट करते हैं तो पहले हम दोनों लाइंस लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास लाइन थी, एक लाइन हमारे पास ये है, ये, और एक अभी हमने ये फाइंड आउट की है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया था कि आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, और मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ सिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमने अपनी इक्वेशंस को इन जनरल फॉर्म के अंदर लिखना होता है। तो ये ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पर बस आप +0c ऐड कर लें, क्योंकि हमारा c जो इसकी कांस्टेंट टर्म है वो 0 है। तो अब हम इनको लिखते हैं। यहाँ आपने इनके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट 6, 3 है दोनों में, यहाँ पर -5 और 8 है y का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट में इसके पास c का कांस्टेंट 0 है, जबकि यहाँ पे -31। एक दफ़ा आप ये कोफिशिएंट्स लिख लेंगे तो इन्हीं को आपने अगेन रिपीट कर देना है पूरे का पूरा, और फिर इसको और इसको कैंसिल आउट कर दें, और यहाँ से आपके पास आसान हो जाएगा वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने, एक्स और वाई पॉइंट फाइंड आउट करने का ये आसान तरीका है। वैसे आप एलिमिनेशन वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन आएगी, -5 इंटू -31 माइनस फार्मूले का, और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू 8। y के नीचे आप नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 -31। साइन का आपने ख्याल रखना है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 8 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -5। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास xy आ जाएंगे। आपके पास आ रहा है x डिवाइडेड बाय, अब जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो जैसे हमारे पास आ रहा है 31 और 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 155 आ रहा है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन देखें, माइनस माइनस प्लस 155 और ये 0 हो गया। y डिवाइडेड बाय, इसी तरह से ये आपके पास 300 हो गया, माइनस माइनस प्लस 31 इंटू 6 जो है वो आपके पास आ जाएगा 186। और लास्ट में आप इसकी ये वाली देख लें, 6 8 सा आपके पास आ जाएगा 48, और साथ में माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 50। तो बस इसको करते हैं, सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास 63 बन रहा है। अब यहाँ तक करने के बाद आपने करना है कि अपने वेरिएबल को इस कांस्टेंट के इक्वल लें और इस वेरिएबल को भी लें। तो यहाँ से आपके पास दो कंडीशंस बन रही हैं। मैं इसको यूँ लिख लेती हूँ ऐसे, और दूसरी हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ से इजीली आपका x आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ से हटा दें 155/63, और y आपके पास ये यहाँ चला जाएगा 186/63 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफिकेशन करें इसकी, तो ये आपके पास ये तो नंबर एज इट इज़ रहेगा, कैंसलेशन नहीं हो रही। यहाँ पर आप 3 के टेबल से इसको अगर कैंसिल कर लें, 6 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा और 3 2 ज़ा 3 1 ज़ा, तो ये आपके पास y जो है इक्वल टू 62/21 आ गया। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप इसको यूँ लिख लें। तो आप इसको कह सकते हैं ये रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ बोथ लाइंस। ये है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकेट 2 पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करें। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जो उसने कहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है। अच्छा, तो इक्वेशन में ये है कि इसके 2 पॉइंट्स होंगे। टू लोकेट 2 पॉइंट्स, इसके कोई 2 पॉइंट्स हैं और वो आपने लोकेट करने हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर। इसको आप एक्स वाई सिस्टम कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसके ऊपर आपने इसके 2 पॉइंट्स जब लोकेट करेंगे तो वो लाइन आ जाएगी। अब वो 2 पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? यहाँ तो कोई पॉइंट्स नहीं दिए, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी एक इक्वेशन आपको दी जाए और उसमें से आपको पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए, तो 2 पॉइंट्स फाइंड आउट हो सकते हैं। उसमें से आप एक भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम 2 निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि इसको हम कहेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के अंदर। और इसी को हम यूँ भी कह सकते हैं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बताया था, जब भी इंटरसेप्ट की बात होती है तो बेसिकली एक 0 होता है। अगर आप y इंटरसेप्ट की बात करें तो x 0 है, ये अंडरस्टूड है। और जब आप x इंटरसेप्ट की बात करें तो y 0 है। दरअसल ये होता यूँ है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन के ऊपर जब आप आते हो तो आप कहते हो x इंटरसेप्ट, और इसको आप कहते हो y इंटरसेप्ट, तो दूसरा 0 होता है। अगर मैं x इंटरसेप्ट की बात करी तो y की वैल्यू 0 है, ये कंफर्म है। x a होगा और y 0 होगा। और यहाँ जब मैं y इंटरसेप्ट की बात कर रही हूँ तो x 0 है, y को आप b कह लें या जो भी कह लें। तो ये इस तरह से होता है। यहाँ से आप पॉइंट इस लाइन में से कैसे गुजरेगा आएगा कि अगर आप इसके अंदर x को 0 पुट करते हैं तो आपके पास y का पॉइंट आ रहा है। देखते हैं क्या है, -2 y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 बाय -2, तो ये आपके पास -1 है। इस तरह आपके पास जो पहला पॉइंट x से y इंटरसेप्ट से आ रहा है उसमें x 0 है एंड y -1 है, ये एक पॉइंट आ गया। अब इसी तरह इसी इक्वेशन के अंदर आप y 0 डाल दें तो ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 2। इस तरह आपका x 2 आ रहा है और y 0। तो एक लाइन में से स्टूडेंट आप हमेशा 2 पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है, बाय यूजिंग x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए हैं। हमें अब नेक्स्ट बात ये कही गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इनको लोकेट करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। तो ये हम देखते हैं कि हम इसको कैसे लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लें, ये है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। और इस तरफ जो होगा वो -x एक्सिस होगा और जो नीचे है आपके पास वो -y एक्सिस है। तो पॉइंट्स आपके पास क्या थे वो हम लिख लेते हैं। एक था 0 -1 और दूसरा था आपके पास 2 और 0। तो ये पॉइंट्स आप कैसे लोकेट करेंगे? सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। वैसे तो आप इनको यूँ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको सेंटीमीटर से भी करके कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये अगर मैं लेती हूँ ये ऐसे, तो ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ 3 4, इस तरह करके भी आप ले सकते हैं। तो अभी आप इनको ऐसे भी बता सकते हैं। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हटा दें बीच में से ये, तो आपके पास इस तरफ में मैं 1 2 3 ले लूँ, इधर में -1 -2 -3 ले लूँ और इस तरफ -1 -2 -3 ले लूँ। तो ये हमने इसको कैसे लिखना है, 0 और -1 बताना है। तो 0 x एक्सिस के ऊपर 0, y का -1, तो पहला पॉइंट तो आपका ये है। इसको आप यूँ लिख लें कि ये पॉइंट मैंने लगाया है, ये आ गया। दूसरा है 2 0, यानी कि x एक्सिस के ऊपर 2, y के ऊपर 0, तो दूसरा पॉइंट आपका ये है 2 0। तो ये आप इसको लोकेट कर दें, ऐसे करके बता दें कि ये हमने लाइन इसकी डॉटेड में शो कर दिया। ये 2 पॉइंट्स हैं जो हमने लोकेट कर दिए हैं इस इक्वेशन के
क्या इक्वेशन थी आपके पास, जो क्वेश्चन में इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 2, इसके 2 पॉइंट्स थे जो हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लोकेट कर दिए हैं। तो अब आप देखें नेक्स्ट पार्ट देखें, ये हमने कर लिया कोऑर्डिनेट, लोकेट 2 पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हमने कर दिया इस लाइन को सेटिस्फाइड करने वाले पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है द स्लोप ऑफ द सेगमेंट एल कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट में आ जाए, ये आपसे कहा जा रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन है, इसको अगर हम एल कह रहे हैं, तो इस एल लाइन की आपसे ये फाइंड आउट कहा गया है द स्लोप ऑफ द सेगमेंट। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, स्लोप ऑफ लाइन एल, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो जो स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स सपोज देखें जैसे ये दोनों पॉइंट्स थे ना जो हमने लोकेट किए हैं, तो आप इनको नेम दे दें, ये ए और बी हैं। तो हमने स्लोप ऑफ लाइन एल हैविंग पॉइंट्स क्या थे आपके, ए और बी, ये पॉइंट्स हैं उसके। तो इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो आप लिख लें यहाँ स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगी, y2 माइनस y1, यानी कि जो आपने लाइन बनाई है उसकी स्लोप भी निकाल लें। तो ये बहुत आसान हो गया आगे, क्योंकि ये वही फार्मूला लगेगा स्लोप का जो हम लगाते आए हैं। तो यहाँ पे 0 माइनस 1, 2 माइनस 0, तो इस तरह से ये +1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आपके पास ये रिक्वायर्ड स्लोप आ गई 1/2। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में है पार्ट नंबर 2 में स्लोप ऑफ द सेगमेंट P, एक लाइन सेगमेंट P की स्लोप आपने फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर टू L के परपेंडिकुलर है। तो अब आप यहाँ आ जाए, एक दफ़ा हम इसकी यहाँ से मैं आपको बता दूँ तो फिर हम स्लोप भी फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपसे ये कहा गया कि जो लाइन L है इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है क्या होती है, जो 90 का एंगल बनाती है। यहाँ से कोई लाइन पास हो रही है ऐसे, इसको वो P कह रहा है। तो वो आपसे ये कहा जा रहा है कि इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट कर दें। तो स्लोप आपको पता है, जैसे अभी हमने L1 की स्लोप को कहा है, लेट्स सपोज ये आपने जो स्लोप निकाली है L1 की, इसको अगर हम M1 कह रहे हैं, ये आपने M1 फाइंड आउट की है, तो इसकी स्लोप P को आप M2 कह लें और देखते हैं हम M2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट स्लोप ऑफ सेगमेंट P इज M2। तो M2 किसके इक्वल होगी, इज इक्वल्स टू -1/M1। ये क्यों हमने लिखा, गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन कंडीशन क्या थी, P इज परपेंडिकुलर टू L के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर L के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर L की स्लोप को उल्टा करना पड़ेगा माइनस के साथ। तो इस तरह जो M2 स्लोप आ जाएगी, यानी कि P लाइन सेगमेंट की स्लोप आ जाएगी। अगर आपके पास ये 1/2 है तो एक माइनस लगा के इसको उल्टा कर दें, यानी कि 2/1। तो इस तरह से M2 स्लोप या रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आपके पास रिक्वायर्ड स्लोप आ गई है -2। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या है। तो नेक्स्ट पार्ट में है कि आपने फाइंड आउट करना है पार्ट नंबर 3, मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट L। तो L जो आपने ली है, इसको यहाँ पर देखें, ये जो L आपने लाइन ली हुई है, इसके 2 पॉइंट्स हमने लिए हुए हैं, इसको हमने A और B कहा है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना भी हमें आता है, तो उसका भी हम फार्मूला देख लेते हैं क्या है। तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB इज M। अगर M मिड पॉइंट है तो M क्या होगा, A के पॉइंट्स लिखें। A पॉइंट हमारे पास क्या था, 0 - 1 और B पॉइंट था 2 0, ये याद रखना आपने। तो मिड पॉइंट इसका क्या बनेगा,
अगर आप इसको x1 y1 कह रहे हैं, ये x2 और y2 है, तो मिड पॉइंट का पहला पॉइंट जो होगा वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो अब ये बहुत आसान हो गया, इसको ऐड करें, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 और -1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 2 -1 बाई 2, तो ये 1 -1 बाई 2 रिक्वायर्ड मिड पॉइंट ऑफ लाइन L। जो L लाइन है उसका हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट L। अब L में से एक उसके मिड पॉइंट में से एक लाइन पास हो रही है, लाइन सेगमेंट L की जो मिड पॉइंट है उसमें से पास हो रही है, एंड स्लोप ऑफ P, और स्लोप जो यूज़ हो रही है वो P की है। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा फिर रिकॉल कर लें कि हमने करना क्या है कि हमारे पास जो मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर बता देती हूँ आपको, जो ग्राफ पे हमने लाइन बनाई हुई है वो इस तरह से थी, A और B कहा है हमने। अब उसका मिड पॉइंट हमने यहाँ लिया है M, उसमें से एक लाइन गुजर रही थी, हमने ये पढ़ा था उसके एक पार्ट में, पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि एक लाइन परपेंडिकुलर P पास हो रही है, इस लाइन को वो L कह रहा है। सारा इसकी समरी देख लें कि इस लाइन को वो L कह रहा था और कह रहा है कि एक लाइन परपेंडिकुलर उससे पास हो रही है वो P है, वो भी हमने लिख ली। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मिड पॉइंट है इसमें से एक लाइन पास हो रही है, और वो लाइन जो है वो इस तरह से है, मिड पॉइंट में से पास हो रही है, एंड स्लोप ऑफ P, स्लोप P ही यूज़ करनी है। तो इसका मतलब हुआ कि वो लाइन जो है वो इसके ऊपर से ही पास हो रही होगी। अगर आपने इसी की स्लोप यूज़ करनी है ना P की, इसकी स्लोप हमने क्या ली थी, इसकी स्लोप थी हमारे पास, यहाँ हम देखते हैं P की स्लोप थी हमारे पास ये यहाँ पर P की स्लोप थी हमारे पास -2, तो स्लोप आपने इसकी m2 ली हुई है, तो आपने याद रखना है इसकी स्लोप हम m2 कह रहे हैं, तो m2 स्लोप यूज़ करनी है जो कि आपके पास -2 है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे मांगी जा रही है वो इसके ऊपर से गुजर रही है, इसी की स्लोप यूज़ होगी और पॉइंट मिड पॉइंट यूज़ होगा। तो अब हम इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड लाइन है, पहले उसका डाटा लिख लें, रिक्वायर्ड लाइन हैविंग स्लोप आपको दे दी गई है, उसकी स्लोप है -2, ये कहा गया है कि P वाली स्लोप है, तो वो फिर m2 या -2 होगी, एंड passes through mid point of L, लाइन सेगमेंट L, जो कि M था मिड पॉइंट, और वो हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया है, यानी कि इससे पास हो रही है। तो ये मैंने आपको बताया था, कोई भी इक्वेशन जो आपने फाइंड आउट करनी है उसके लिए उसका पॉइंट और स्लोप होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या हुई, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो यहाँ पे हमारे पास स्लोप भी है और उसका पॉइंट भी है, तो इस पॉइंट को आप यूँ लिख लें, तो ये -1/2 हो जाएगा, और स्लोप आपके पास -2 थी, x -1। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यही हमारा आंसर होगा, y + 1/2 -2 माइनस +2, ये 2x है। ये अब आपके पास वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, सो ये नेगेटिव है, तो इसको हम इस तरफ मूव करवा लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये सारी वैल्यूज़ आप इस तरफ मूव करवा लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस में हो गया 2x प्लस y, और ये +1/2, और इसको आप स्टूडेंट्स इधर ला के -2 इक्वल टू 0 लिख। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स अगर डिनोमिनेटर सेम करते हैं,
यहाँ 1 था, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से करते, तो डिनोमिनेटर सेम होने से एलसीएम आ गया। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 2 सा 4, और इसको आप लिख सकते हैं -3/2 इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर से 2 हटाना है, तो सारी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई 2x, 2 मल्टीप्लाई y, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये नीचे से 2 ख़त्म हो जाए। तो ये आपके पास 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।